to Learn Karo classes. I am Riddhi, our commerce educator, and हम कर रहे थे बिजनेस स्टडीज का CBSE सैंपल पेपर. मोस्ट हाफ पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं कल के सैंपल पेपर में. Today we are going to continue with the sample paper. Further सैंपल पेपर ही आज करने वाले हैं. तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सभी बच्चे. Then we will start with our today's most important session. सैंपल पेपर की बातें करने वाले हैं. सैंपल पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस है, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस है एंड क्या क्या कंसेप्ट्स की बातें जो है सैंपल पेपर में हुई हैं, वो सारी बातें आज के लेक्चर में हमें करनी है. सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर. हमारे पास 20 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे इन द लास्ट लेक्चर. अगर आपने चेकआउट नहीं करा है लास्ट लेक्चर, लास्ट लाइव सेशन आपने ज्वाइन नहीं करा था, तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो. बट अभी पढ़ते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ योर सैंपल पेपर. 21 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया. That is a process of classification of products into different groups on the basis of some important characteristics such as quality, size, etc. वो कह रहे हैं कि अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करना, प्रोडक्ट्स को फिक्स करना कौन से कंसेप्ट में सीखा था. जिसने पढ़ लिया, फर्स्ट लाइन भी पढ़ी है ना इन 4 टॉपिक्स की, उसको यहाँ पर आंसर आ चुका है दैट ग्रेडिंग इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्लियर हो गई इतनी बात. चलिए लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 22. बेसिकली आज हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं. सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन थे हमारे पास, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में कर लिए थे. सो फर्दर जो है 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं ऑफ योर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हम आज स्टार्ट करेंगे. क्लियर. अब देखो दिस क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनना. अगर ध्यान से सुनोगे तो इजीएस्ट क्वेश्चन है. द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है, institutions and other forces that are outside the control of business enterprise. जो सारी की सारी बातें बिजनेस के आसपास होती हैं, इंक्लूडिंग क्या, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और बहुत सारे फोर्सेस जो हैं आउटसाइड द बिजनेस, वो उनको हम क्या बोलेंगे, जो इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, उनको क्या बोलोगे, बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इजी है. पूरे चैप्टर का जो डेफिनेशन है, पूरे चैप्टर की जो बात है वही यहाँ पर आई है. दैट मीन्स की करेक्ट आंसर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर. इतनी बात समझ आ गई अच्छे से. ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 23. नेम द कंसेप्ट. अब एक हमें कंसेप्ट बताना है. कौन से कंसेप्ट है, दैट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जो हमें बताता है कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो एक मैनेजर के अंदर होने चाहिए. मतलब कि एक कुछ ऐसा एक कंसेप्ट है जो कहता है कि आपको इतनी लिमिट रखनी चाहिए, ठीक है. एंड डिटरमाइंस द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि आप इतने ही मेंबर्स जो है, इतने ही मेंबर्स आप अपने अंडर रख सकते हो और साथ के साथ इतने ही डिपार्टमेंट्स जो है डिवाइड कर सकते हो. ये कौन सा कंसेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की ऑफ अथॉरिटी या फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े तो करेक्ट आंसर हमें बहुत क्लियरली समझ आ रहा है, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एक एक बात को बहुत अच्छे से समझा था. ओके जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 24. अब देखो टेलर क्या कह रहा है. टेलर ने कहा कि टेलर बिलीव that there was only one best method to maximize efficiency. टेलर ने कहा कि अगर आपको maximized efficiency चाहिए तो this method can be developed through, अगर आप maximum efficiency चाहते हो तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद एनालिसिस करना पड़ेगा, identify the scientific principle being discussed. अब मुझे बता देना इजीएस्ट क्वेश्चन का आंसर कि कौन से टॉपिक की बात हो रही है यहाँ पे, कौन से टेलर की प्रिंसिपल की बात हो रही है. टेलर ने क्या कहा कि रूल ऑफ थंब का यूज नहीं करना. दैट मीन्स कि अगर ये हुआ था तो ये हो जाएगा, अगर हमने ये सोच लिया तो ये हो जाएगा, वो नहीं करना. पूरा प्रॉपर स्टडी करना है, उसके बाद एनालिसिस करना है, तब हमारी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज हो पाएगी.
सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सोनल, या फिर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। करेक्ट आंसर समझ आ चुका है सभी बच्चों को कि क्या कहा उसने कि रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा, तो करेक्ट आंसर विल बी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस का यूज कीजिए, दैट मींस कि कैसे यूज करना है, पहले स्टडी करो देन एनालाइज करो, एंड रूल ऑफ थंब का यूज नहीं करना। क्लियर हो गई इतनी बात? इजी क्वेश्चन था। ओके, लेट्स कम टू आवर सेक्शन बी। अब देखो सेक्शन बी में हमारे पास आने वाले हैं 24 क्वेश्चंस, जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन। क्लियर? अब क्वेश्चन 25 देखो क्या कहता है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिजनेस स्टडीज का सैंपल पेपर आपका इजीएस्ट है। देन इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स मोस्ट एडवांस्ड जियो इमेजिंग सैटेलाइट। इंडिया ने लॉन्च की है एक सैटेलाइट which will allow better monitoring of subcontinent including its borders with neighboring countries by imaging the countries 4 to 5 times a day. This satellite is capable of near real time monitoring of floods and cyclones। मतलब कि पूरा सैटेलाइट की बातें हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब सैटेलाइट की बातों के बाद हमसे क्या पूछा है, the factor constituting the business environment being discussed above is। कौन से फैक्टर की बातें हो रही हैं? सोशल एनवायरनमेंट, सोशल वेलफेयर की तो कोई बात नहीं हुई, तो सोशल एनवायरनमेंट तो नहीं है, एलिमिनेटेड राइट नाउ। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, ना तो इन्फ्लेशन की बात हो रही है ना बूम की बात हो रही है, कोई ऐसी बात भी नहीं हुई यहाँ पे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी नहीं आता। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ सकता है, सैटेलाइट बनी है एक नई, तो कौन सा एनवायरनमेंट इज द करेक्ट आंसर? टेक्नोलॉजिकल environment is the correct answer for this particular question। clear हो गई इतनी बातें? ओके जी, let's come to your question number 26। question number 26 देखो क्या कहता है, which step in the process of planning will precede। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब से आपका एमसीक्यू पैटर्न आया, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चंस आते होंगे, बट जहां पर भी आप लोग मार्क्स कट करवा कर आने वाले हो ना, वो टॉपिक ये है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। यही होता है एमसीक्यू पैटर्न में, हम पूरा क्वेश्चन हमें आते हैं, सारे कंसेप्ट हमने कर लिए, A to Z बातें हमने सीख ली, बट क्या हुआ, क्वेश्चन हमने उस टाइम पर ध्यान से नहीं पढ़ा और हम रॉन्ग आंसर पे जो है, रॉन्ग आंसर को जो है मार्क कर आ जाते हैं। तो अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पर इसी चीज की बात हो रही है, विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रीसीड। कह रहे हैं कि प्रीसीड, जो भी इस वाले आपके पॉइंट में बताने वाले हैं ना आपको स्टेप, उससे पहला स्टेप हमें आंसर में बताना है। समझ रहे हो ना इस बात को? प्रीसीड द स्टेप इन विच मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumption। कह रहे हैं कि एक स्टेप है जिसमें मैनेजर क्या करता है, assumptions लेता है अबाउट द फ्यूचर, कि फ्यूचर में और क्या क्या हो सकता है, which are the base material upon which the plan are drawn। कह रहे हैं कि वो जो है मैनेजर प्लानिंग करता है कि ये बातें हो सकती हैं, आपको उस वाले स्टेप से प्रीसीडिंग स्टेप बताना है, उससे पहले वाला जो स्टेप है वो आपको इन दिस क्वेश्चन आंसर करना है। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला स्टेप कौन सा है, ये वाला स्टेप तो है बी, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, बट बिफोर कौन सा आता है दिस, बिफोर दिस स्टेप कम्स setting objectives, so C will be the correct answer for this question। clear हो गई इतनी बातें? okay जी, let's come to question number 27। availability and affordability of product were considered to be the key to the success of a firm। अब availability and affordability कहाँ आएगा, सोच के मुझे बता देना, प्रोडक्शन कंसेप्ट में आएगा, प्रोडक्ट कंसेप्ट में आएगा, सोसाइटल कंसेप्ट में आएगा, मार्केटिंग कंसेप्ट में आएगा। मार्केटिंग कंसेप्ट में तो आ ही नहीं सकता, हमें पढ़ते ही पता चल जाए, तो बिल्कुल इसको कट कर देंगे। सोसाइटल कंसेप्ट में भी नहीं आएगा, प्रोडक्ट कंसेप्ट में नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा है हमारा, प्रोडक्शन कंसेप्ट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया, aiming to revive Jammu and Kashmir's attraction as a top location for film shooting। ठीक है जी, अब ऐसा मोटिव है कि हम जो है जम्मू एंड कश्मीर को फिल्म शूटिंग का जगह बनाना चाहते हैं। The J&K Policy 2021 offers a host of incentives to filmmakers such as subsidies।
अब उनको क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, सब्सिडीज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स फॉर फिल्म विद patriotic and certain other themes shot in J&K for giving work opportunities to local artists etc. बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लिखा जाता है ताकि हम ना क्वेश्चन को देखते ही कहते हैं अरे यार ये नहीं मैं कर रही है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ये बाद में करेंगे। बट उस वाले जो लेंथी क्वेश्चन में क्या होता है, हमें सिर्फ एक वर्ड से सारा आंसर डिपिक्ट हो जाता है, और जो लेंथी क्वेश्चन यानी कि जो केस बेस्ड आपके केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक्चुअल में सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उनमें पर्टिकुलरली आपको वर्ड्स प्रोवाइडेड होते हैं। बस हम ये सोचकर कि ये तो इतना लेंथी क्वेश्चन है मुझे नहीं करना, कंफ्यूज हो जाते हैं और जो है रॉन्ग आंसर करके आ जाते हैं इन योर एग्जाम्स। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताया गया, ये सारी चीजें जो है जम्मू कश्मीर में हुई कि वहां पर हम शूटिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को ये चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। अब हमें बताना है विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड अबव। अब यहाँ पर कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट डिपिक्ट हो रहा है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो नहीं हो रहा, टेक्नोलॉजी की तो 1% भी बात नहीं हुई, तो यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस भी नहीं हो रहा, तो कौन सा हो रहा है, स्पेसिफिक एंड जेनेरिक भी कोई बात नहीं हुई, स्पेसिफिक ना तो किसी स्पेसिफिक टर्म की बात हो रही है ना तो कोई जेनेरिक टर्म की बात हो रही है। तो बेसिकली किसकी बात हो रही है यहाँ पर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बातें जो है यहाँ पर की जा रही है। सब्सिडीज मिल रही है, सब्सिडीज, इन्फ्लेशन, ये वाले वर्ड जिस भी क्वेश्चन में आ जाए ना, वहां पर ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को करेक्ट आंसर करके आ जाना। देखो 29 क्वेश्चन में देखते हैं क्या होता है, द टॉपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ foray into manufacturing of semiconductors। अब देखो एक टॉपर ग्रुप है, वो क्या करना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है सेमीकंडक्टर्स की, एंड इट हैज सेट अप अ बिजनेस टू सीज द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। अब बेसिकली इन्होंने एक नया बिजनेस सेटअप किया है जिससे वो अपॉर्चुनिटीज को चेकआउट करते हैं। द कंपनी has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G network equipments as well as semiconductors, which economic objective management does the business seek to fulfill। बेसिकली कह रहे हैं कि एक जो है टॉपर, हमारा टॉपर ग्रुप है, वो ना पूरा का पूरा एक नए नए इनिशिएटिव्स ले रहा है, और साथ के साथ उन लोगों ने एक नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते रहते हैं। वो 5G नेटवर्क लॉन्च कर रहे हैं, उसके साथ साथ सेमीकंडक्टर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो बेसिकली वो सर्वाइवल में तो इतना काम कोई नहीं करता, और वो न्यू इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो वो कहाँ जाना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं, तो ग्रोथ विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई इतनी बातें? ओके जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 30। प्रोडक्ट कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट्स ऑफ द प्राइस। ठीक है जी, प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो लोअर लिमिट बनाती है प्राइस की। द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड ऑफ बायर्स सेट द अपर लिमिट। अब जितनी डिमांड होगी मार्केट में उतनी ज्यादा अपर लिमिट बनेगी, ठीक है। एंड हमसे पूछा क्या गया है, सो इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड टोटल रेवेन्यू डैश व्हेन प्राइस इंक्रीजेस। अब मुझे सोच के बता देना कि जब प्राइस इंक्रीज होगा, जब प्राइस इंक्रीज होगा तो टोटल रेवेन्यू का क्या ट्रीटमेंट करोगे, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, प्राइस के इंक्रीज के साथ प्रॉफिट भी तो इंक्रीज होगा, तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, इज योर करेक्ट आंसर। देन जो आपका टोटल रेवेन्यू है दैट विल आल्सो राइज विद द प्राइसेस। ओके जी, लेट्स कम टू 31st क्वेश्चन। A manager in a conscious manner has to ensure that even where members of department willingly cooperate, coordination gives direction to willing spirit। अब यहाँ पर हमें बताना है कि जो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कोऑर्डिनेशन का, उसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स था जो इन बातों को रेफर करता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। लेट्स कम टू योर क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन कहता है कि देखो दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि क्या स्टेटमेंट कौन सी सही है, कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 कहती है अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेलीगेट की जा सकती है। सो एक बात मुझे सोच के बता देना, तीन बातें हमने पढ़ी थी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक और थी अथॉरिटी। सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमें क्या बताया, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड,
रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं बट कंप्लीटली तो कभी भी नहीं कर सकते। सो यहाँ पर क्या होगा, that both the statements are incorrect, दोनों की दोनों statements wrong है। Okay जी, let's come to question number 33. The CEO of Radhe Cycles Limited, Mr. Kumar wants to get maximum output of from employees at a competitive cost. अब देखो जो CEO है वो चाहता है कि मैं जो लीस्ट कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले पाऊँ, ठीक है। एंड देन ऑन दी अदर हैंड रमाकांत एक एम्प्लॉय है, वो क्या चाहता है ऑफ द कंपनी, वांट्स टू गेट द मैक्सिमम सैलरी, वो चाहता है मैक्सिमम सैलरी व्हाइल वर्किंग द लीस्ट। अब देखो दोनों के पर्सपेक्टिव अलग है, वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम कर रहा हूँ एट लो सैलरी, वो चाहता है कि मुझे ज्यादा सैलरी मिले एंड आई वांट टू वर्क लीस्ट, ठीक है। सो अब यहाँ पर कौन सी बातें डिपिक्ट हो रही हैं, रेम्यूनरेशन, इक्विटी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो नहीं हो सकता, डिसिप्लिन का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, डिसिप्लिन तो बिल्कुल एलिमिनेटेड है। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब देखो अगर हम ज्यादा ध्यान ना लगाएं तो कुछ बच्चे रेम्यूनरेशन भी आंसर करके आ सकते हैं कि सैलरी की बात हुई रेम्यूनरेशन कह देते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ो तो वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय है उसका पर्सपेक्टिव अलग है और सीईओ का पर्सपेक्टिव अलग है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर किस चीज की लैक है, यहाँ पर लैकिंग है दोनों के इंटरेस्ट टू फोकस ऑन द सेम गोल, दोनों लोग जो है सेम गोल की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो क्या कौन सा प्रिंसिपल की नीड है, यहाँ पर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। क्लियर हो गई इतनी बातें? ओके जी, लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 34। अब हमें क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस पढ़ा था, उसको अरेंज करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, IDAE, ये होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन फर्दर आएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन फर्दर आ जाएगा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड यहाँ पर आ जाएगा एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। तो इजी है, ऐसे हम याद कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, जहां पर E कम्स इन द लास्ट, दैट मींस कि एस्टैब्लिशिंग यहाँ पर आ रहा है इन द लास्ट, दो यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है एंड फर्स्ट कम्स द A, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन, CB एंड योर करेक्ट आंसर इज B। क्लियर हो गए कि कैसे हमें पता चला ये करेक्ट आंसर? ओके जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 में देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एट करिश्मा लिमिटेड, a firm manufacturing ready-made garments for men, has an objective to increase production by 10%। अब इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं by 10%, but sales department does not approve। अब क्या हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कहा कि हम 10% से प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हैं, बट सेल्स डिपार्टमेंट ने क्या बोला, डज नॉट अप्रूव ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सेल्स डिपार्टमेंट ने जो है रिफ्यूज कर दिया इनका ये आइडिया। सो टिल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन प्रोडक्ट टू इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट विजन, these kinds of conflicts। अब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप क्या बोलने वाले हो, कौन से कंसेप्ट से डिपिक्ट करने वाले हो, कि ग्रोथ इन साइज है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रोथ साइज बहुत ज्यादा है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, फंक्शंस में जो लोग जो काम करते हैं उनके फंक्शंस में अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव है सबके, एंड स्पेशलाइजेशन, एक स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है या फिर एफिशिएंसी नहीं हो पा रही। तो करेक्ट आंसर तो हमें समझ आ गया पूरी ऑप्शंस पढ़ते ही कि क्या है, यहाँ पर फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, लोगों के पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पर्सपेक्टिव में जो डिफरेंस है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। ओके जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 36। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। प्लानिंग में हमें लॉजिकल और सिस्टमैटिक थिंकिंग करनी पड़ती है। जल्दी से बता दो, द फीचर ऑफ प्लानिंग बीइंग रेफर्ड टू इन अबव स्टेटमेंट इज, कौन सा है, बिना स्टेप्स पढ़े हम बता सकते हैं करेक्ट आंसर कौन सा है, प्लानिंग इज अ
मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मेंटली तो करते हो, दिमाग से ही तो करेंगे। लॉजिक, अगर हमें लॉजिक से लगाने हैं तो वो कहाँ से आते हैं? सिस्टमैटिक थिंकिंग करनी है तो वो कहाँ से होगी? सो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 37. Silico Limited has appointed the former consulting executive of Shri Shakti Limited, Rajan Behel, as its vice president. What will be his basic task? अब हमने एक वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया, तो उसके क्या टास्क होंगे? इन सारे पॉइंट्स में से हमें बताना है कि कौन से टास्क जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो जल्दी से मुझे सोच कर बताओ कि इन सारे स्टेप्स में से कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेगा वाइस प्रेसिडेंट? तो वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म करेगा टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। क्लियर? ओके जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 38. अब द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट एन एक्टिविटी व्हिच सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स। अब यानी एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी है जिसमें हमने पढ़ा है कि ऐसी एक्टिविटी जो ह्यूमन नीड्स को तो सेटिस्फाई करती है बट डज नॉट पे अटेंशन, जो अटेंशन पे नहीं करती टू एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स को फोकस नहीं करती। लोगों के लिए नीड्स जो है, लोगों की नीड्स है उसको तो सेटिस्फाई करती है, बट जो इकोलॉजिकल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग है उनको सेटिस्फाई नहीं करती। वो कौन सी है? सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। जो सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है वो लोगों का तो ध्यान रखती है, और जो मार्केटिंग कंसेप्ट है, मार्केट का जो पूरा सोर्स है, जो मार्केटिंग की थ्योरी है, वहां पर फोकस नहीं करती। ओके जी, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 39. रवि जॉइंड अ मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर। रवि ने एक फर्म ज्वाइन करी है एज अ सेल्स मैनेजर। ऑन हिज फर्स्ट डे इन द कंपनी, फर्स्ट डे उसको क्या बोला गया? अब एक मैनेजर है वो, क्लियर? मैनेजर से समझते हो कि मैनेजमेंट करनी है उसको। ओके जी, ऑन हिज फर्स्ट डे ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, फर्स्ट डे पे उसको क्या कहा गया? द सीईओ ऑफ द कंपनी टोल्ड रवि दैट he will have to simultaneously perform the functions of management. क्या बोला उसको मैनेजर ने? कि 5 फंक्शंस आपको रेगुलरली परफॉर्म करने हैं। एक नया मैनेजर आया, उसको ये बातें समझाई गई। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। अब जल्दी से मुझे सोचकर बता दो कि बोल रहे हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग फॉलो करना है एक के बाद एक एंड देन उसके बाद फर्दर। तो ये कौन सा करेक्ट आंसर है? यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? दैट प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कि आपको प्लानिंग को कॉन्टिन्यूअसली जो है चलाना है। ओके, लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 40. क्या कहता है? अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ which requires a practicing doctor or lawyer to possess valid degrees. कह रहे हैं कि अगर हम प्रोफेशंस की बात करें लाइक मेडिसिन और लॉ, तो लॉयर को, डॉक्टर्स को एक पर्टिकुलर डिग्रीज लानी पड़ती है। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड इट इज मैंडेटरी फॉर मैनेजर टू पोजेस एनी सच प्रोफेशनल डिग्री। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन बीइंग डिस्कस्ड। कह रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, उनके कुछ पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट जो है ये वाली थ्योरी को डिपिक्ट करता है। सो कौन सी थ्योरी है? वो कह रहे हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके पास एक डिग्री होती है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। अगर कोई सोचे कि मैं अभी सुबह उठाऊं और अभी जाके डॉक्टर बन जाता हूं, तो ऐसे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसको एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एक डिग्रीज लेनी पड़ेंगी, तब जाकर वो सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इन फील्ड्स में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑफ योर सैंपल पेपर। आई होप हर बच्चे को 40 तक क्वेश्चंस जो है बहुत बहुत अच्छे से आ चुके होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको रह जाती है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। लास्टली लर्न करो ऐप आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर दुनिया के बेस्ट नोट्स, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। लास्टली आपका आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर, and I will meet you in the next lecture with next important topic.